अगर आप इस गलती की वजह से फेल हो रहे हो तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको आगामी आने वाले एग्जाम्स सेट एसजीपीजीआई आरएमएल लखनऊ केजीएमयू आरआरबी पैरामेडिकल ईएसआईसी डीएसएसबी के लिए बेनिफिट रहेगा और आपके आगामी आने वाले एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो कि आपको बेनिफिट दिलाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन और ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंगारू मदर केयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि केएमसी कंगारू मदर केयर के कंपोनेंट के अंतर्गत नहीं आता है, एक के अलावा। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, ऑप्शन ध्यान से पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, बी है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सी है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, डी है अर्ली डिस्चार्ज एंड मोर। तो आपको यह बताना है कि केएमसी के कंपोनेंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक के अलावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। बाकी के जो तीन ऑप्शन है जो कि केएमसी के कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, जैसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, अर्ली डिस्चार्ज एंड मोर, ठीक है। तो ये केएमसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर 20 सेकेंड इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या कहा है कि सीजेशन मीन्स ब्रीथिंग का रुक जाना 20 सेकेंड से ज़्यादा या 20 सेकेंड तक, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेस्पिरेटरी अरेस्ट, बी है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सी है एपनिया, या ऑप्शन डी है ट्रांजिएंट टेकेपनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपनिया। एपनिया में क्या होता है कि ब्रीथिंग है जो कि 20 सेकेंड तक होल्ड हो जाती है, रुक जाती है, उसको एपनिया बोलते हैं, ठीक है। सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर द क्लोजर डक्ट्स आर्टियोसिस इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या कहा है कि डक्टस आर्टियोसिस के क्लोजर होने के बाद उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लिगामेंटम आर्टरियोजम, ऑप्शन नंबर बी है लिगामेंटम वेनियोजम, ऑप्शन नंबर सी है फोसा ओवलिस, या ऑप्शन नंबर डी है ब्रेगमा। किस नाम से जाना जाता है आफ्टर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसिस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिगामेंटम आर्टरियोजम को आफ्टर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये गलती नहीं करनी है आपको, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है कि पूछा क्या गया। डक्टस आर्टियोसिस के क्लोजर के बाद का पूछा गया, आफ्टर, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर असेसिंग द गेस्टेशनल एज ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट द नर्स शुड यूज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा कि गेस्टेशनल एज को असेस करना प्रीटर्म इन्फेंट में, तो नर्स क्या करेगी, क्या यूज करेगी। ऑप्शन नंबर ए पामल क्रेसेस, बी है रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी, सी है ब्रेस्ट बर्ड साइज, या डी है हेड टू टो लेंथ। तो हमेशा ध्यान रखना आपको, ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में भी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का। क्वेश्चन ध्यान से क्या बोला है कि गेस्टेशनल एज प्रीटर्म में आपको असेस करनी है, तो उसमें क्या यूज़ होता है, तो पामर क्रेसिस है वो यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा गेस्टेशनल एज पूछी जाती है प्रीटर्म इन्फेंट में, तो नर्स उसको असेस किसके थ्रू करेगी, पाल्मर क्रेसिस के थ्रू या देख के की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड एएनएम टीच मदर फॉर स्टार्टिंग द सप्लीमेंट्री फूड ऑफ द बेबी आफ्टर 6 मंथ।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या कहा है कि एक एएनएम है जो कि मदर को टीच कर रही है, उसको बोल रही है कि सप्लीमेंट्री फूड है वो आफ्टर 6 मंथ के बाद में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या बताएगी एक नर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, बी डिसकंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट सप्लीमेंट्री फूड विद द फ्राइड फूड, या ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट विद द रॉ फूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। मीन्स यदि बच्चा बेबी है जो कि 6 मंथ का हो चुका है उसके बाद में उसको सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है, उसके साथ साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू रखनी है 2 साल तक, ये एक नर्स एक मदर को एडवाइस करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है द नर्स हेल्थ एजुकेटेड sorry the nurse health educates the group of middle-aged women to undergo which of the following test for screening of cervical cancer। क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या कहा है कि एक नर्स है जो कि हेल्थ एजुकेट कर रही है ग्रुप ऑफ मिडल एज वुमेन को, ठीक है, तो उसमें कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है ये बताएगी एक नर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है मॉन्टेक्स टेस्ट, बी है अल्ट्रासोनोग्राफी, सी है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, या डी पेप स्मीयर। तो एक नर्स है जो कि एडुकेट करेगी मिडिल एज ग्रुप के वुमेन्स को कि स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है जो कौन से टेस्ट से करवानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप स्मीयर। पेप स्मीयर है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि सर्वाइकल कैंसर में यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मॉन्टेक्स टेस्ट अपनों को ध्यान में रखना कि एग्जाम में गलती नहीं करनी है, वो है कि मॉन्टेक्स टेस्ट है वो टीबी के लिए यूज़ होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी नॉर्मल प्रेगनेंसी वगैरह में भी की जाती है, किडनीज वगैरह में स्टोन हो जाता है उसमें की जाती है। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है जो कि कैंसर की सेल्स को एस्पिरेट करके उसकी बायोप्सी करके चेक किया जाता है कि कौन से प्रकार का कैंसर है या नहीं है। और पेप स्मीयर है जो कि सर्वाइकल कैंसर होता है। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है जो कि कंफर्मेटिव टेस्ट को इंडिकेट करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है डिलीवरी ऑफ बेबी हैपन्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देने वाली यही बात है कि लोग इजी क्वेश्चन को ही गलत कर बैठते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कह रहा है कि बेबी की डिलीवरी है वो कौन से स्टेज ऑफ लेबर में होती है या होगी या होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर सी है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर डी है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। कौन से स्टेज ऑफ लेबर में डिलीवरी देखी जाती है बेबी की, तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर बी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ही बेबी की डिलीवरी देखी जाती है। इनकी 4 स्टेज होती है बेबी की, ध्यान देना गलतियां नहीं करनी अपने को एग्जाम में। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज तक लेबर की स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सर्वाइकल का डायलेशन होता है, और फोर्थ मीन्स सारी 3 स्टेज होती है, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल फेज होती है, उनके अंतर्गत सारी चीज़ें आती है। आपको डिटेल में पढ़ना अपनी बुक से पढ़ेंगे और अपन भी एक क्लास लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंड स्टेज में बेबी डिलीवरी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेजेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ये पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या कहा है कि ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेजेंटा को क्रॉस करता है और उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है न्यूबॉर्न को, तो ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए IgG, बी IgE, सी IgM, और ऑप्शन नंबर डी है IgA। तो हमेशा याद रखना, गलती कभी भी नहीं करनी है, प्लेजेंटा को हमेशा क्रॉस करने वाली इम्यूनोग्लोबिन होती है वो IgG ही होती है। इसके अलावा कोई भी इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेजेंटा को क्रॉस नहीं करके उसको इम्यूनिटी प्रदान नहीं करती है, सिर्फ IgG ही है जो कि प्लेजेंटा को क्रॉस करके बेबी को इम्यूनिटी प्रदान करती है, इम्यूनिटी। ठीक है, IgG हो गई है।
IgE है जो कि एलर्जिक रिएक्शन में काम आती है, IgM है जो कि अपनी बॉडी में फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट इन्फेक्शन के रूप में प्रायोरिटी बेस रखती है, जो कि रिएक्ट करती है। IgA है जो कि अपने फ्लूइड जैसे कि सिक्रेशंस फ्लूइड्स, ठीक है, उनमें उपस्थित होती प्रेजेंट होती है। तो ये ध्यान रखना है इन चार ऑप्शंस के बारे में। सबसे बड़ी पूछी जाती है इम्यूनोग्लोबिन, वो होती है IgM, ठीक है, और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन बॉडी में वो है IgG, ठीक है, 70% के लगभग, और IgM है वो 5 से 8% होती है, लेकिन वो सबसे बड़ी होती है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है बिशप स्कोर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसने पूछा है कि बिशप स्कोर है उसमें सारे इंक्लूड है एक के अलावा, मीन एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, यही ध्यान देना है अपने एग्जाम में, एक्सेप्ट और क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। एक्सेप्ट ध्यान में रखना है, यदि क्वेश्चन में एक्सेप्ट आ रहा है तो उसके अलावा ही बताना है। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक के अलावा, ठीक है। बिशप स्कोर, बिशप सर्वाइकल डायलेशन, ऑप्शन नंबर बी है स्टेशन ऑफ फिटल हेड, ऑप्शन नंबर सी है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन नंबर डी है फिटल हार्ट रेट, ठीक है। तो इसमें से बिशप स्कोर है उसमें इंक्लूड होते हैं सर्वाइकल डायलेशन, स्टेशन ऑफ फिटल हेड, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, लेकिन फिटल हार्ट रेट बिशप स्कोर में इंक्लूड नहीं होती है। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी ये गलतियां ना करें। अपन आज की क्लास से बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है क्राउनिंग इन डिफाइन एज। क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब है कि क्राउनिंग है जो कि लेबर की प्रोसेस होती है, लेबर की स्टेज होती है, तो उसमें क्राउनिंग आता है, जो कि उसका क्या मतलब होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्राउनिंग का अर्थ है, ठीक है, ऑप्शन से आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेड स्ट्रेचेस द वल्वल आउटलेट विदाउट एनी रिजेशन of the head even after the contraction is over. Option number B है when fetal head and shoulder are visible at pelvic floor. Option number C है when the head is delivered. D है torsion of the neck. तो हमेशा याद रखना क्राउनिंग, क्राउनिंग का मतलब होता है when the maximum diameter, ठीक है, जब डायमीटर वो मैक्सिमम होता है हेड के स्ट्रेचेस के वल्वल आउटलेट, ठीक है, वल्वल आउटलेट के थ्रू विदाउट एनी रिसेशन ऑफ द हेड इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। जूम कर दिया मैंने, देख लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड मैटरनल बॉडीज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बतानी है आपको डेवलपमेंट एम्ब्रायो एंड मैटरनल बॉडी के बीच का, उसको क्या बोलते हैं। मीन्स इसका अर्थ ये है कि 11 का कि ऐसी कौन सी यूनिट है जो कि बच्चे को डेवलप होने के लिए और मैटरनल बॉडी से बच्चे को पहुंचाने के लिए कौन सा ऐसी चीज़ है या ऐसी कौन सा ऑर्गन है जो कि फंक्शनली वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लेजेंटा, बी है फॉलोपियन ट्यूब, सी है यूस्टेचियन ट्यूब, यस डी है वास्ट डेफ। तो आपको पता ही होगा कि एक बच्चे में उसको न्यूट्रिशन करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए एक मदर के थ्रू उसको जीवित रखा जाता है, एम्ब्रायो को सारी चीज़ें दी जाती है। वो कौन सा ऑर्गन है, वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेजेंटा। प्लेजेंटा है जो कि बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, उसको सेफ रखता है, मैटरनली वो उसको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है वर्निक्स कैसियोसा, बी है एमनियोटिक फ्लूइड, या सी है ब्लड सब्स्टिट्यूट्स, या डी है वार्थोन्स जेली। तो हमेशा याद रखना वार्थोन्स जेली है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड को कवर्ड करती है, सेफ करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है,
disparity in relation between the fetal head and maternal pelvis is called. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा कि डिस्पेरिटी इन रिलेशन बताना है आपको, डिस्पेरिटी ऑफ रिलेशन बताना है फिटल हेड एंड मैटरनल पेल्विस को, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मीन्स फिटल हेड एंड मैटरनल पेल्विस के बीच के रिलेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस, बी है माल पोजिशन, सी है अनस्टेबल लाई और डी है सीपीडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीपीडी। ठीक है, तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, ध्यान से पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा पॉजिटिव साइन है जो कि प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। तो आपने पढ़ा होगा प्रेगनेंसी के 3 फेस होते हैं, साइन होते हैं, जिसमें प्रिजम्पटिव साइन होता है, प्रोबेबल साइन होता है एंड कंफर्मेटिव साइन होते हैं। प्रिजम्पटिव साइन में है जो कि आपके नोजिया वोमिटिंग है, क्लोजमा है, मिक्चुरेशन ऑफ यूरिन है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये देखने को मिलता है। हाँ, तो प्रोबेबल साइन होते हैं जो कि चैडविक साइन होता है, ओजेंडर साइन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है उसमें प्रोबेबल में आती है एंड कंफर्मेटिव में आता है जो कि आपके यूएसजी है, फिटल हार्ट रेट है या साउंड है, जो भी उसमें देखने को मिल सकता है, उसको कंफर्मेटिव में इंडिकेट किया जाता है, फिटल हार्ट, फिटल मोमेंट सारे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिटल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द सिम्टम दैट डिफरेंशिएट एक्लाम्पसिया फ्रॉम प्री एक्लाम्पसिया इज। ये रहा आपके ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या कहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना है एक एक्लाम्पसिया और प्री एक्लाम्पसिया के बीच में। ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा इस ऑप्शन के थ्रू? तो ऑप्शन नंबर ए है हाइपरटेंशन, बी है सीजर, सी है ओडिमा, डी है स्ट्रोक। मीन्स प्री एक्लाम्पसिया और एक्लाम्पसिया के बीच में कॉमन है लेकिन एक कॉमन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना कि प्री एक्लाम्पसिया एक्लाम्पसिया में क्वेश्चन आता है तो प्री एक्लाम्पसिया में हमेशा सीजर नहीं देखने को मिलता है, बल्कि ओडिमा ओडिमा और प्रोटीन यूरिया और हाइपरटेंशन ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन एक्लाम्पसिया में हमेशा सीजर देखने को मिलता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है, लेकिन सीजर हमेशा एक्लाम्पसिया की कंडीशन में ही देखने को मिलता है। तो ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आज हम वो गलतियां बता रहे जो आप करते हैं वो नहीं करनी है, तो हम इस क्लास में आज वही चीज़ मायने रखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से गलतियां नहीं करनी है, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आपको बताना है कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन होने का। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ऑप्शन नंबर बी है ट्रॉमा, ऑप्शन नंबर सी है मैटरनल डिजीज, डी है आरटीआई। ठीक है, तो हमेशा याद रखना मोस्ट कॉमन कोज पूछा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन देखने को मिलता है, कोज करता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन अ ड्रग इज टू बी गिवन एट बेड टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक ड्रग है जो कि बेड टाइम पर देनी है, तो उस इंस्ट्रक्शन को किस टर्म से यूज किया जाता है बेड टाइम देने वाली ड्रग को? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है एसओएस, बी है ओडी, सी है एचएस, डी है एसी। तो हमेशा याद रखना यदि किसी पेशेंट को बेड टाइम पर ड्रग्स या डोज देनी है तो उस टर्म को बोलते हैं एचएस। ठीक है, जो कि सोते टाइम देते हैं। एसओएस है ऑप्शन नंबर ए है एसओएस, जो कि इमरजेंसी टाइम में ड्रग्स देने को होता है। ओडी का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी ओडी है, जो कि 1 टाइम इन अ डे होता है। और ऑप्शन नंबर डी है एसी, जो कि बिफोर द मॉर्निंग मील। ठीक है,
या बिफोर द मील दी जाते हैं, इस टर्म को यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये जो टर्म है, खासकर 4 टर्म इसमें दे रखे हैं, और भी टर्म होते हैं वो आप देख लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन नॉर्थ के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए क्लाइंट कम्स टू द क्लिनिक with a bleeding nose. Which of the following instruction to the client is most appropriate? क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या कहा है कि एक क्लाइंट है जो कि क्लिनिक पे आया है, उसको नोज ब्लीडिंग हो रही है, नोज ब्लीडिंग को बोलते हैं एपिस्टैक्सिस हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो उस पेशेंट के लिए एक नर्स है जो क्या करेगी, उसको अप्रोप्रिएट क्या कौन सी कंडीशन अप्लाई करेगी? ऑप्शन नंबर ए, सीट अप विथ योर हेड टिल्ट फॉरवर्ड, ग्रास्प द soft part of your nose firmly between your thumb and forefinger. Option number B, lay down and tilt your hand backward, grasp the end of your nose between your finger. Option number C, sit up and lean backwards, put pressure on the side of your nose with your hand. Option number D, lay down and tilt your head to one side and put pressure on the side of your nose with your hand. तो हमेशा याद रखना, यदि कोई भी ब्लीडिंग नोज़ का पेशेंट आया तो उसको हमेशा पहले उसको बिठाना है, फिर उसके जो भी नोज़ की पिंच होती है, सॉफ्ट एरिया होता है, उसको पिंच करना, दबाना है और फॉरवर्ड करना, टिल्ट फॉरवर्ड करना है हेड को, ठीक है, आगे की तरफ झुकाना है, ना कि पीछे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको केयर कर सकते हैं, कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ क्लाइंट विद अ वेरी ड्राई माउथ, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स इज डायग्नोस्ड विद डिहाइड्रेशन। Which intervention should the nurse perform when caring for a client diagnosed with fluid volume deficit? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक क्लाइंट है जो कि आया है क्लिनिक पे, उसको ड्राई माउथ हो रहा है, स्किन ड्राई हो रखी है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है, तो वो डायग्नोस हुआ है डिहाइड्रेशन के साथ, ठीक है। तो उसका इंटरवेंशन क्या करना है, एक नर्स को क्या परफॉर्म करेगी, उसको केयर देनी है आपको, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट भी हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए, असेस यूरिनरी इनटेक एंड आउटपुट। तो एक डिहाइड्रेशन के पेशेंट में क्या यूरिनरी इनटेक आउटपुट चेक करेंगे। बी, ऑब्टेनिंग द क्लाइंट्स वेट वीकली एंड डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटरिंग आर्टेरियल ब्लड गैस रिजल्ट्स, या फिर मेंटेनिंग आईवी थेरेपी द कीप व्हेन ओपन डेट। तो हमेशा ध्यान रखना कि डिहाइड्रेशन के पेशेंट में हमेशा असेस किया जाता है यूरिनरी इनटेक एंड आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा हो लेकिन उसको समझने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे और क्या पूछा गया है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, the nurse is aware that the most common assessment finding in a child with ulcerative colitis is। तो क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या कहा है कि एक नर्स है जो कि अवेयर है किस चीज़ से, मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन चाइल्ड विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस से, ठीक है। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा एक अल्सरेटिव कोलाइटिस में? ऑप्शन नंबर ए, इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्प्स, प्रोफ्यूज डायरिया, एनल फिशर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो हमेशा याद रखना कि मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंड करना एक चाइल्ड में जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से ग्रसित है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफ्यूज डायरिया, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये आपकी क्लास का 21वां क्वेश्चन है। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सीमन इन ए मैन इज कॉल्ड। वन लाइनर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत जने गलती करता है इसमें। तो 21 में क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि सीमन के प्रोड्यूस में इनएबिलिटी एक मैन में उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सीमन। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अस्पर्मिया, बी है एजोस्पर्मिया, सी है एस्थेनोस्पर्मिया और डी है टेट्राजोस्पर्मिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पर्मिया, ठीक है। तो जो व्यक्ति
सीमन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता उसको अस्पर्मिया बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन वेबर टेस्ट लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड टू डिजीज ईयर इंडिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या कहा, वेबर टेस्ट किया जा रहा है लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड टू डिजीज ईयर इंडिकेट्स, मीन्स कि साउंड को पता करने के लिए तो वेबर टेस्ट कौन से डेफनेस को पता करता है, ठीक है। तो ये बताना। ऑप्शन नंबर ए कंडक्टिव डेफनेस को, बी है सेंसोरो न्यूरल डिफनेस को, सी है टेम्फेनिक डिफनेस को, डी है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंसो न्यूरल डेफनेस एंड कंडक्टिव डेफनेस। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंडक्टिव डेफनेस, जो कि वेबर टेस्ट को इंडिकेट करता है या पता लगाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 कार्डियक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच आर्टरी इज कॉमनली अफेक्टेड ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोला, ये ऐसी कौन सी आर्टरी है जो कॉमनली अफेक्टेड होती है एमआई में। ऑप्शन नंबर ए है रीनल आर्टरी, बी है सीलियक आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी है कोरोनरी आर्टरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेपेटिक आर्टरी। तो हमेशा ध्यान रखना एमआई के पेशेंट में या एमआई में कोरोनरी आर्टरी आपको अफेक्टेड देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द मेन साइन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि मेन साइन बताना है ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है। मेन साइन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कफिंग मोर देन 3 वीक्स, बी है कफिंग ओकेजनली, या सी है कफिंग ओनली एट नाइट टाइम, या ऑप्शन नंबर डी है माइल्ड कफिंग। तो हमेशा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में आपको ये साइन जरूर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए कफिंग मोर देन 3 वीक्स, मीन्स उसको 3 से 4 वीक से भी ज़्यादा खांसी आती रहती है, रुकती नहीं है, जो कि एक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। उसमें साइन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, द गोल ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विथ COPD इज। क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या कहा कि आपको क्लिनिकल मैनेजमेंट बताना है, एक पेशेंट है जो कि COPD का है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंप्रूवमेंट इन वेंटिलेशन, बी है इंक्रीज इन ब्रोंकियल सिक्रेशंस, ऑप्शन नंबर सी है इंप्रूवमेंट इन जनरल हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा ध्यान रखना COPD के पेशेंट में जो भी मैनेजमेंट किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इम्प्रूवमेंट वेंटिलेशन को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन को इंक्रीज किया जाता है, इम्प्रूवमेंट इन जनरल हेल्थ, ठीक है, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है। तो एक COPD के पेशेंट में ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 26 ने क्या कहा है, लीवर एब्सेस मेनली ऑकर्स इन, मीन्स 26 ने क्या कहा है कि लीवर एब्सेसेस मेनली किस में देखने को मिलता है, कौन से लोब में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है राइट लोब ऑफ द लिवर, बी है लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, सी है बोथ लोब्स मीन्स राइट एंड लेफ्ट, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट लोब ऑफ द लिवर। लिवर के राइट लोब में हमेशा लिवर एब्सेसेस मेनली देखा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशंस ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी इज एप्लीकेबल। मीन्स क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ऐसी कौन सी डिजीज की कंडीशन से जो कि ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी एप्लीकेबल होती है उस पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्रोनिक एड्रेनल इनसफिशिएंसी, बी ब्रोंकियल अस्थमा, सी प्रिवेंटिंग ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। मीन्स ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी है वो इन चारों ऑप्शन मीन्स तीनों ऑप्शन पे कंडीशन पे अप्लाई होती है। क्रोनिक एड्रेनल इनसफिशिएंसी, ब्रोंकियल अस्थमा, प्रिवेंटिंग ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 ये आपकी स्क्रीन पे। ये रहे ऑप्शंस।
क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है द मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि डायबिटीज मेलाइटस को चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यूरिन ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है ESR, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी कीटोन बॉडी लेवल। तो हमेशा ध्यान रखना डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट में, मेलाइटस के पेशेंट में, सॉरी डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में उसको चेक करने के लिए कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि चेक किया जाता है एक डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को चेक करने के लिए कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, ये आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, पेशेंट विथ सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस इज शेड्यूल्ड फॉर सेरिब्रल एंजियोग्राफी, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग केयर इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा कि एक पेशेंट है जो कि सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस के साथ में सेरिब्रल एंजियोग्राफी हो रखी है, तो एक नर्स है जो क्या केयर करेगी, ठीक है, क्लाइंट की, एंजियोग्राफी वाले पेशेंट की। ऑप्शन नंबर ए, इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट अ वार्म फ्लश्ड फीलिंग एंड अ साल्टी टेस्ट में occur। बी है अवॉइड अप्लाइंग अ प्रेशर ड्रेसिंग ओवर द साइट ऑफ पंक्चर, या ऑप्शन नंबर सी है कीप द एक्सट्रीमिटी यूज्ड एज पंक्चर साइट फ्लेक्स टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा ध्यान रखना है सेरिब्रल एंजियोग्राफी का पेशेंट है, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हो रखा है उसको, तो उसमें एक नर्स है वो क्या केयर अप्लाई करेगी, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट अ वार्म फ्लश्ड फीलिंग एंड अ साल्टी टेस्ट में occur। तो एक पेशेंट में नर्स क्या कहेगी एक पेशेंट को कि उसको जब इन्फॉर्म करना है क्लाइंट को, जब उसको एक वार्मनेस लगती है, फ्लश्ड फीलिंग लगती होगी, या फिर साल्टी टेस्ट उसको लगता होगा, तब एक पेशेंट है वो कि नर्स को इन्फॉर्म कर देगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा अपनी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आज जो भी इस क्लास में समझाया गया आपने लास्ट तक बने रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चंस का, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगी और गलतियों में सुधार करने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट डज मेल इंटरसेक्स मीन। तो क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या कहा है कि मेल इंटरसेक्स का मीनिंग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल with male gonads, B, a presence of male external genital with female gonads, ऑप्शन नंबर सी है a man having sexual relation with another man, या ऑप्शन नंबर डी है a man having sexual relation with woman। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेल इंटरसेक्स का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटली विथ मेल गोनाड्स, ठीक है। तो एक फीमेल है जो कि एक्सटर्नल जेनाइटल है, उसमें मेल गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको इंटरसेक्स मेल इंटरसेक्स बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि एक और अपनी एग्ज़ाम को क्लियर करने में मदद करेगी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।